Hollywood Silver Screen presenting a classical horror story। ये फिल्म अपने नाम की तरह ही एक क्लासिकल हॉरर फिल्म है, जहां एक जंगल है और एक केबिन है जिसमें ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं जो किसी के भी समझ के परे है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसको बांधा हुआ है और जो किसी को देखकर बहुत ज्यादा डर रही है। तभी वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक रेस्टोरेंट में एलिसा नाम की लड़की को देखते हैं। एलिसा अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी मॉम उसको कहती है कि तुमको जल्द ही यहाँ पर चेकअप के लिए आना होगा। एलिसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम उसको याद दिलाती है कि तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना ही होगा, क्योंकि जहाँ पर अभी एलिसा इंटर्नशिप कर रही है वो वहाँ पर इस बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये उसके करियर के लिए भी सही नहीं है, इसीलिए वो आज अपनी मॉम से मिलने जा रही है, जिसके लिए उसने एक कारपूल नाम की ऐप से अपनी राइड बुक की है। एलिसा इस रेस्टोरेंट में अपनी राइड का ही वेट कर रही है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा ने जो राइड बुक की है वो दरअसल एक कैरावैन है, जिसके अंदर 4 लोग और मौजूद हैं, जिनमें उस कैरावैन का ओनर फेब्रिजियो, एक कपल जिनके नाम सोफिया और मार्क है और एक डॉक्टर रिकार्डो है। फेब्रिजियो सबको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट है और वो ज्यादातर चीजों को रिकॉर्ड करता है अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस के लिए। ये सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ फेब्रिजियो मार्क को बोलता है कि अगर तुम कुछ पीना चाहते हो तो कैरावैन के फ्रिज में काफी सारे ड्रिंक्स हैं, तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। जिसको सुनते ही मार्क सबके लिए फ्रिज से ड्रिंक्स निकाल लाता है। वो एलिसा को भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन एलिसा प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो ड्रिंक पीने से मना करती है। पर इन लोगों के काफी इंसिस्ट करने पर वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लगती है और ड्रिंक करते ही एलिसा को कुछ अनईजी सा फील होने लगता है, इसीलिए वो कैरावैन को रुकवाकर बाहर निकल आती है, जिसके पीछे पीछे सोफिया और रिकार्डो भी बाहर आ जाते हैं। सोफिया एलिसा को संभालने की कोशिश करती है, जबकि रिकार्डो किसी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मार्क कैरावैन के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। सब उसको ड्राइविंग करने से मना करते हैं, इंक्लूडिंग फेब्रिजियो, लेकिन मार्क सबसे जिद करता है, जिसके बाद सबको उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। मार्क कैरावैन को ड्राइव करना शुरू कर देता है, लेकिन ड्राइव करते करते उसकी आंख लग जाती है और तभी उनके सामने एक हिरन आ जाता है, जिसको बचाने के लिए फेब्रिजियो स्टीयरिंग को दूसरी ओर मोड़ देता है, जिससे उनकी कैरावैन पेड़ से जा टकराती है और पेड़ से टकराने की वजह से मार्क बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब यहाँ से एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिसा देखती है कि सोफिया, रिकार्डो और फेब्रिजियो मार्क के पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क इस एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन स्ट्रेंजली इतना सब कुछ होने के बाद भी इन सब की इंक्लूडिंग एलिसा की भी आंख नहीं खुली जब कल रात ये एक्सीडेंट हुआ था। हो सकता है कि ये लोग उस एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से बेहोश हो गए हों। एलिसा कैरावैन की खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, जहाँ पर ना तो उसको कोई रोड नजर आती है और ना ही कोई दूसरे लोग। अगेन स्ट्रेंजली इनकी कैरावैन जंगल के बीचों बीच अपने आप पार्क हो गई है। ये सब नीचे उतर कर देखते हैं, जहाँ इन्हें उस कैरावैन के सामने एक केबिन हाउस नजर आता है, जिसका गेट लॉक्ड है। एलिसा सोफिया को उस केबिन से दूर रहने के लिए बोलती है। वो कहती है कि हमें ऐसी किसी भी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए। उधर रिकार्डो उस कैरावैन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कैरावैन स्टार्ट ही नहीं होती, जिसके बाद ये सब वापस उस कैरावैन में आकर बैठ जाते हैं। ये सब यही डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लोग रास्ते से भटककर यहाँ जंगल के बीचों बीच कैसे पहुँच गए, जिस पर फेब्रिजियो बोलता है कि शायद जब हम सब बेहोश हुए होंगे तो हो सकता है कि मार्क कैरावैन को यहाँ लेकर आ गया होगा। फेब्रिजियो और रिकार्डो वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते की तलाश में जंगल की ओर चले जाते हैं, जहाँ जंगल के अंदर वो एक अजीब सा रिचुअल देखते हैं, जिसको देखकर रिकार्डो और फेब्रिजियो दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने जानवरों का सेक्रीफाइस करके उनकी डेड बॉडीज को ऊपर लटका दिया था, जिसका ये मतलब है कि ये जगह पक्का उन सब के लिए सेफ नहीं है। जबकि दूसरी ओर वहाँ पर एलिसा नोटिस करती है कि उस केबिन का गेट अब खुला हुआ है, इसलिए एलिसा उस केबिन के अंदर चली जाती है, जहाँ केबिन के अंदर हम कुछ अजीब सी तस्वीरों को देखते हैं, जिनमें कुछ अजीब से लोग हैं जिन्होंने लकड़ी के मास्क पहने हुए हैं। एलिसा वो सब देख ही रही होती है
कि तभी उसे केबिन के अंदर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। एलिसा उसी कमरे की ओर बढ़ती है जहां पर उसको कुछ अजीब से रिचुअल्स और पेंटिंग दिखाई देती है। वहां उस कमरों की दीवारों पर भी कुछ लिखा हुआ था। एलिसा उन सबको उस केबिन में लेकर आती है जहां फेब्रिजियो उन्हें 3 भाइयों की कहानी के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये तीनों भाई दूसरी दुनिया के थे। एक सुन नहीं सकता था, एक देख नहीं सकता था, जबकि एक बोल नहीं सकता था। बहुत सालों पहले जब ये तीनों भाई इस दुनिया में आए थे तो लोग भूख और प्यास से मर रहे थे, जिन्हें देखकर इन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने बोला कि हम तुमको बचा सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें किसी की बलि देनी होगी। बेचारे गांव वाले उनकी बातों को मान जाते हैं। इस सेक्रीफाइस की शुरुआत पहले जीभ, उसके बाद आंखें और फिर उनकी जान से होती है और माना जाता है कि तभी से ये रिचुअल यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। फेब्रिजियो बोलता है कि मेरी दादी मुझको इनकी कहानियां सुनाया करती थी। सोफिया और रिकार्डो फेब्रिजियो की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब बस कहानियां हैं, ऐसा हकीकत में नहीं होता। लेकिन एलिसा अभी भी उन तस्वीरों को देखकर और फेब्रिजियो की कहानी सुनकर हैरान थी। सोफिया रिकार्डो से बोलती है कि शायद कोई है जो हमको डराने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम एक बार फिर से इन सब को उसी कैरावान में देखते हैं जहाँ ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे हो। ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और धीरे धीरे इनकी फ्रस्ट्रेशन भी अब एक दूसरे के ऊपर निकलना चालू हो गई है। इसीलिए फेब्रिजियो कैरावान से उतरकर जंगल की ओर चला जाता है। जिसके जाते ही इन्हें उस केबिन में से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनते ही सोफिया उस केबिन की तरफ भागती है, जिसके पीछे पीछे रिकार्डो और एलिसा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो चिल्लाने की आवाज उस केबिन के अटैक में से आ रही होती है। तभी पीछे से फेब्रिजियो भागता हुआ आता है और इनको बोलता है कि मैंने अंधेरे में अभी 3 साए देखे हैं और ये साए उन्हीं तीनों भाइयों के हैं। ये लोग जल्दी से उनसे बचने के लिए ऊपर अटैक में चले जाते हैं जहाँ इन्हें एक छोटी लड़की कियारा मिलती है जिसकी जीभ कटी हुई थी। यानी कि वो रिचुअल जिसकी बात फेब्रिजियो कर रहा था वो रियल भी है और चालू भी हो गया है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ और कर पाते तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाहर कुछ अजीब सी रोशनी होने लगती है, जिसकी आड़ में कुछ अजीब से लोग कैरावान में से मार्क को उतारकर इस केबिन के अंदर ले जाते हैं। जिसके अंदर ले जाने के बाद वो उसको बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। ये सब ऊपर अटैक से ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। किसी को भी उनकी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हुआ। सोफिया मार्क को मरता देख एकदम सहम जाती है। एलिसा उसको संभालने की कोशिश करती है, जबकि उधर रिकार्डो उसे और मार्क को इन सभी चीजों का जिम्मेदार बताने लगता है। वो कहता है कि अगर मार्क ने कैरावान नहीं चलाई होती तो हम यहाँ पर नहीं फंसते, लेकिन फिलहाल अभी सबसे इम्पोर्टेंट इनका यहाँ से निकलना है। इसीलिए ये सब यहाँ से जंगल के रास्ते बाहर की ओर भागने लगते हैं, जहाँ भागते भागते ये ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई मिलती हैं, जिनको देखकर ये समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर अकेले नहीं थे। यानी इनसे पहले भी लोग यहाँ पर आए थे जो शायद यहाँ से कभी वापस नहीं जा सके। जिसके बाद एक बार फिर से हम वही अजीब से सायरन की आवाज सुनते हैं जो उन लोगों के आने का संकेत होता है, जिसको सुनते ही ये लोग दोबारा जंगल के अंदर भागना चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ये सब समझ जाते हैं कि ये यहाँ से बचकर अब बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग फिर से उसी केबिन के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये दोबारा उस केबिन के पास कैसे पहुंच गए। मतलब कि ये जंगल शायद एक लूप है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। रिकार्डो फेब्रिजियो को बोलता है कि तुमने जरूर कोई गलत मोड़ लिया होगा, हमें साउथ की तरफ भागना था और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिससे हम दूर जा रहे थे हम उसी के करीब आ गए। फेब्रिजियो बोलता है कि मुझको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। वो लोग वहाँ पर नोटिस करते हैं कि अब उनकी कैरावान भी वहाँ से गायब हो चुकी है, जिसकी जगह बस एक बियर की बोतल पड़ी हुई है, जिसे फेब्रिजियो उठा लेता है। वो बोलता है कि अंधेरा होने वाला है और हमें दोबारा उस एटिक में जाकर छुपना होगा। जिसके बाद एलिसा, सोफिया, वो बच्चे कियारा, रिकार्डो और फेब्रिजियो उसी एटिक में जाकर छुप जाते हैं, जिधर वो उस आखिरी बची हुई बियर को एक साथ पीने लगते हैं। वो एक दूसरे से अपने दिल की बातों को शेयर करने लगते हैं। अब एक बार यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम वहीं पर एलिसा को सोते हुए देखते हैं, जिसको अब वही अजीब से सायरन की आवाज दोबारा आ रही होती है।
एलिसा अपने चारों तरफ दिखती है। उसको वहां पर एटिक में कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो एटिक की खिड़की से जब झांक कर नीचे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उन्हें कुछ मास्क पहने लोगों ने सोफिया, रिकार्डो और कियारा को पकड़ लिया है। एलिसा उनकी तरफ नीचे भागती है, जिसको फेब्रिजियो वापस अंदर खींच लाता है। वो बोलता है कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो लोग उन तीनों को उनके सामने ही मार डालते हैं। एलिसा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये आखिर क्या हो रहा है। उसे एक और बात बहुत अजीब लगती है कि जब वो लोग उनको एटिक से उठाकर ले गए तो उसकी आंख क्यों नहीं खुली। एलिसा ये सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर उस खाली पड़ी बियर की बोतल पर जाती है, जिसको देखते ही अब वो समझ जाती है। वो फेब्रिजियो से पूछती है कि तुम कहाँ थे जब ये लोग सोफिया, रिकार्डो और कियारा को उठाकर लेकर गए। फेब्रिजियो एलिजा को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन अब एलिजा समझ चुकी थी कि हो ना हो ये जो कुछ भी हो रहा है इसका कनेक्शन जरूर फेब्रिजियो के साथ है। वो उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, जहाँ वो उसके ईयरपीस में एक लड़की की आवाज को सुनती है। वो लड़की बार बार यही बोल रही होती है कि एलिसा को नीचे लेकर आओ। मतलब फेब्रिजियो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था। अब एलिसा इससे पहले कुछ और समझ पाती कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और उसको उठाकर ले जाता है, जिसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक औरत और कुछ लोग एक अजीब सी पार्टी करते हुए दिखते हैं। वो सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ एलिसा भी एक कुर्सी पर बैठी होती है। उसके हाथों में कीलों को गाड़ा हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब है। एलिसा उस औरत से उसको छोड़ने के लिए बोलती है, जिस पर वो औरत बोलती है कि ये सब कुछ उन तीनों आदमियों की देन है जो दूसरी दुनिया से आए थे, जिसके लिए हमें हमेशा बलि देनी होती है। एलिसा उनसे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो औरत उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद एलिसा को एक रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो कुछ मॉनिटर्स को नोटिस करती है और यहाँ खुलता है इस फिल्म का सबसे बड़ा राज। दरअसल ये सब फेब्रिजियो का ही प्लान था। वो शुरू से हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक क्लासिकल हॉरर मूवी बनाना चाहता था, जिसमें सब कुछ रियल हो, जिसमें उसका साथ दे रही थी वो छोटी बच्ची कियारा। फेब्रिजियो शुरुआत से ही इनके साथ खेल रहा था। जंगल में भी उसी ने इनको रास्ता भटकाया, जिसकी वजह से ये यहाँ इस केबिन हाउस तक पहुंचे। फेब्रिजियो एक मेनियक है, जिसने इन सब की जान सिर्फ इसलिए ली ताकि उसकी मूवी अच्छी बन सके। एलिसा अब एक आखिरी कोशिश करती है और वो उस चेयर से फ्री हो जाती है, जिसके बाद वो उस वैनिटी में पहुंच जाती है जहां पर फेब्रिजियो और कियारा है। उन दोनों की बातें सुनकर उसको यकीन हो जाता है कि इन दोनों की वजह से ही सोफिया, मार्क और रिकार्डो की जान गई है, और अब वो इनके साथ भी वही खेल खेलेगी जो ये लोग दूसरों के साथ खेल रहे हैं। ये फेब्रिजियो की फिल्म का क्लाइमेक्स है, जहां उसे एलिसा को मारना था, लेकिन एलिसा एक गन को लेकर पहले तो कियारा को मारती है, जिसके बाद वो फेब्रिजियो को भी मार डालती है, और वो इन सब को रिकॉर्ड भी कर लेती है। फेब्रिजियो की फिल्म अब कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स थोड़ा सा चेंज हो गया है। एलिसा उस जगह से बाहर निकल आती है, जहाँ पर उसको एक बीच पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि एलिसा उस नर्क से बचकर बाहर आ गई थी। ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसके एंड में हमें वही फेब्रिजियो की क्लासिकल हॉरर स्टोरी देखने को मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।